अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स, वेलकम टू द बेस अकेडमी। आई एम योर इंस्ट्रक्टर नबील अख्तर। चैप्टर नंबर 7 ओसिलेशन को हमने स्टार्ट किया हुआ है और इसके अंदर हमने पीरियोडिक मोशन, ओसिलेटरी मोशन और साथ ही साथ हमने सिंपल हार्मोनिक मोशन को डिस्कस किया था। वहाँ पे जब हमने सिंपल हार्मोनिक मोशन को डिस्कस किया था तो हमने ये कहा था कि ये एक ऐसा मोशन है जो ए इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू -x वाले रिलेशन को फॉलो करेगा। और अगर आपको नहीं पता कि ए इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू -x वाला रिलेशन क्या है तो आप इससे पहले वाली वीडियो को लाजमी देखें। अब हमने तो इसको उस रिलेशन के लिहाज से बोला था कि एक ऐसा मोशन होगा जो ए इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू -x को फॉलो करेगा और इसके साथ कुछ कंडीशन थी इस SHM होने के लिए, किसी भी ओसिलेटरी मोशन के लिए, वो भी हमने वहाँ पे डिस्कस की थी। आज हम इसको एक्सपेरिमेंटली देखेंगे कि ये एक्सपेरिमेंटली जो है सिंपल हार्मोनिक मोशन कौन सा होता है, या फिर ऐसा कहें कि ये एक ऐसा मोशन है जब हम इसकी डिस्प्लेसमेंट और टाइम के लिहाज से ग्राफ ड्रा करेंगे तो ये एक साइन या कोसाइन वेव फॉर्म हमें देगा। तो चेक करते हैं कि ये कैसे हम वेव फॉर्म को हासिल करते हैं। तो उसके लिए यहाँ पे मेरे पास एक्सपेरिमेंटल सेटअप है जिसके अंदर एक पेज है रोलर के ऊपर लिपटा हुआ, और ये जो पेज है ये एक कांस्टेंट स्पीड के साथ इस तरफ मूव कर रहा है। ओके, उसके बाद यहाँ पे मेरे पास एक वर्टिकल मास स्प्रिंग सिस्टम है जिसकी एक साइड को मैंने किसी फिक्स सपोर्ट के साथ हंग किया हुआ है और दूसरी साइड पे मैंने क्या किया है, किसी भी मैस को अटैच किया है जिसकी वजह से ये स्प्रिंग क्या करेगा, ओसिलेशन परफॉर्म करेगा। उसके साथ साथ इस मैस के साथ एक पॉइंटर अटैच है जो क्या करेगा, जब हम इसको यहाँ पे मीन पोजीशन से पकड़ के एक्सट्रीम पोजीशन पे ले जाके छोड़ेंगे तो ये क्या करेगा, अपनी मीन पोजीशन के टू एंड फ्रो क्या करेगा, मूव करेगा। अब हमें पता है कि ये पेज क्या कर रहा है, इस तरफ मूव कर रहा है, और इसकी अगर वाइब्रेशन स्टार्ट हो जाती है मास स्प्रिंग सिस्टम की तो ये क्या करेगा, इस तरह से वाइब्रेट करेगा। जब ये वाइब्रेट करेगा तो अगर ये पेज स्टेशनरी हो तो इसके ऊपर एक सीधी लाइन लगेगी, लेकिन यहाँ पे हमारे केस में क्या है कि ये जो पेज है ये साथ साथ इस तरफ मूव भी कर रहा है विद कांस्टेंट स्पीड, और ये पॉइंटर भी क्या कर रहा है, इस तरह अप एंड डाउन भी या टू एंड फ्रो अपनी मीन पोजीशन के टू एंड फ्रो मूव कर रहा है, यानी ओसिलेशन परफॉर्म कर रहा है। तो जब इस पॉइंटर से जो डिस्प्लेसमेंट बनेगा, जो इस स्प्रिंग के लिहाज से इस स्प्रिंग की वाइब्रेशन की वजह से होगा, वो कुछ इस तरह से हमारे पास आएगा। अगर आपने इसको ऑब्जर्व करना हो घरों के अंदर तो आप क्या करें, एक पेंसिल को सिर्फ एक जगह पे क्या करते रहें, अप एंड डाउन वाइब्रेट करवाते रहे, और नीचे से एक पेज आराम से अगर आप खींचेंगे ना तो आपको इसी तरह का एग्जैक्ट तो ना मिलेगा, लेकिन इस तरह का तकरीबन इस तरह की आपके पास एक फिगर आएगी। तो अब इसी फिगर को हम क्या करेंगे, इसी फिगर के लिहाज से हम आगे इससे सिंपल हार्मोनिक मोशन के साथ कुछ टर्मिनोलॉजीज अटैच होती हैं उनको हम डिस्कस करते हैं। तो उसके लिए अपने वेव फॉर्म की तरफ वापस आते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि पेज इस तरफ मूव कर रहा था और ये पॉइंटर क्या कर रहा था, अप एंड डाउन वाइब्रेट कर रहा था, जिसकी वजह से हमें ये एक वेव फॉर्म मिली या एक वेव मिली जिसको हम क्या कहते हैं, वेव फॉर्म ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। ये साइन वेव है, और अगर ये हमारा पॉइंटर यहाँ से या एक्सट्रीम पोजीशन से हम स्टार्ट करते तो इट विल बी अ कोसाइन वेव फॉर्म। तो अब यहाँ से फिर हम एक ऐसी डेफिनेशन बना लेते हैं कि सिंपल हार्मोनिक मोशन एक ऐसा मोशन हुआ जो क्या करेगा, साइन या कोसाइन वेव को फॉलो करेगा, या साइन या कोसाइन फंक्शन को फॉलो करेगा। ओके, अब यहाँ पे ये मेरे पास एक मैस है और उसके साथ एक पॉइंटर अटैच था, और ये पॉइंटर पहले था अपनी मेन पोजीशन पे जिसको मैं MP से डिनोट करूंगा। यहाँ से अगर मैं क्या करता हूँ कि इसको नीचे खींच के ले आता हूँ तो ये क्या होगी, इसकी एक्सट्रीम पोजीशन होगी। अगर आप पिछले लेक्चर को देखें तो उसके अंदर मैं बार बार ये लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा था कि एक्सेलरेशन जो है वो डिस्प्लेसमेंट के क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अब वो डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू हम कैसे फाइंड करेंगे, तो उसके लिए हमारी जो मदद करती है ये वेव फॉर्म हमारी मदद करती है, और इसके अंदर दो तरह से डिस्प्लेसमेंट आता है। एक कौन सा होगा हमारे पास, एक होता है इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट, और दूसरा क्या होगा, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, जिसको हम क्या कहते हैं, एम्पलीट्यूड का नाम देते हैं। तो यहाँ पे देखें जरा, जो मेरे पास वेव फॉर्म मुझे हासिल हुई थी, मैं इसको नाम दे देता हूँ। इस पॉइंट पे मैं कह देता हूँ ये ए पॉइंट है, ये पहुंच गया एक्सट्रीम पोजीशन पे, इसको मैं कह देता हूँ ये बी है। इसी तरह से ये क्या होगा, पॉइंट सी, ये मेरे पास जो पॉइंट आएगा फिर एक्सट्रीम पोजीशन पे गया तो ये आ गया डी, और ये हमारे पास क्या होगा, ई,
और इसी तरह से ये हमारे पास आ जाएगा F, और ये वाला जो पॉइंट होगा ये क्या कहलाएगा जी, इसको हम G का नाम दे देते हैं। तो अगर आप यहाँ पे देखें तो इस स्प्रिंग मास को, अगर इस मैस को अगर मैं नीचे खींच के लाऊं तो इसको मैं ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ तक ला सकता हूँ इलास्टिक लिमिट के अंदर रहते हुए, तो ये इसकी क्या होगी, एक्सट्रीम पोजीशन होगी। और यहाँ पे ये जब इसको छोड़ूंगा तो मीन पोजीशन से होते हुए ये क्या करेगा, जब वापस जाएगा तो इस साइड पे, अपर साइड पे, ये इसकी एक्सट्रीम पोजीशन हुई। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे जो पॉइंट होगा ए, पॉइंट सी और पॉइंट ई और जी, मैं इसको यहाँ पे लिख देता हूँ, पॉइंट ए, सी, ई और जी, ये सारे पॉइंट कहाँ पे हैं, ये मीन पोजीशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इसी तरह यहाँ पे देखेंगे तो ये आपको बी, डी और एफ, ये 3 पॉइंट आपको नज़र आ रहे हैं, बी, डी एंड एफ। ये किसको इंडिकेट कर रहे हैं, ये इसकी एक्सट्रीम पोजीशन को क्या कर रहे हैं, इंडिकेट कर रहे हैं। तो यहाँ से हमें पता चला कि जो हमारे पास ए, सी, ई, जी जो है ये सारे के सारे इसकी मीन पोजीशन पे हैं, और बी, डी, एफ वाले पॉइंट कौन से हैं, इसकी एक्सट्रीम पोजीशन वाले हैं। ये अपर साइड पे बी और एफ वाले एक्सट्रीम पोजीशन पे हैं, और ये क्या आपके पास डी वाली एक पॉइंट पे क्या है, ये इसकी एक्सट्रीम पोजीशन। और इसी तरह ये ग्राफ जो है आगे भी चलता जाएगा जैसे जैसे अगर हम इस पेज को आगे की तरफ लेके जाएंगे। लेकिन हमारी कंसर्न जो है वो इसकी टर्मिनोलॉजी समझना है। मैंने जब स्टार्ट में बात की थी कि डिस्प्लेसमेंट और टाइम के दरमियान अगर हम ग्राफ बनाए तो वो एक साइन कर्व हासिल होती है, जिसको हमने एक एक्सपेरिमेंट या एक पेज के ऊपर इस तरह से हासिल किया। अब अगर हम क्या करें, जो पिछली एग्जांपल हमने ली थी सिंपल हार्मोनिक मोशन को समझने के लिए, और वहां पे मैंने क्या बोला था कि इसकी अगर ये मीन पोजीशन है, मीन पोजीशन से अगर इसको खींच के मैं यहाँ पे एक्सट्रीम पोजीशन पे ले जाऊं तो ये इसकी क्या होगी, एक्सट्रीम पोजीशन। इसी तरह जब ये वापस आएगा तो यहाँ से ओवरशूट करता हुआ अपोजिट साइड पे अपनी एक्सट्रीम पोजीशन की तरफ जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसकी ये इस साइड पे ये वाली एक्सट्रीम पोजीशन है और इस साइड पे ये वाली इसकी एक्सट्रीम पोजीशन है। अब आप देख रहे हैं कि मैंने क्या किया है, इस पूरे मास स्प्रिंग सिस्टम के नीचे समझने की खातिर मैंने यहाँ पे कुछ नंबर्स लिए हैं। मैंने कहा था कि अगर आप इस तरफ जाएंगे तो क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव होगा, और जब वापस आप इस मीन पोजीशन से इस तरफ आएंगे तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। अगर आप इस तरफ जा रहे थे, डिस्प्लेसमेंट इधर था तो वो पॉजिटिव था और एक्सेलरेशन माइनस था, लेकिन अब इस तरफ आ रहे हैं तो डिस्प्लेसमेंट माइनस में हो जाएगा और एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। अब इसकी जो वाइब्रेशन है, इसकी जो मूवमेंट है, अगर इसकी मूवमेंट टाइम के लिहाज से जब मैं इस ग्राफ के ऊपर प्लॉट करूंगा तो मेरे पास तकरीबन कुछ इस तरह का एक साइन कर्व ही आएगा। तो यहाँ पे चेक करते हैं। सबसे पहले मैंने क्या किया कि इस मैस को यहाँ से पकड़ा और इसको खींच के मैंने क्या किया, 1 तक ले गया। ठीक है, ये मेरे पास जो एक आपको ग्राफ नज़र आ रहा है इसको हम बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। ठीक है, इसको चले मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। ये हमारे पास है जी डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। अब आप देख रहे हैं कि मैंने इसको मीन पोजीशन से पकड़ा और मैं इसको 1 तक ले गया, और इसको ले जाने में मेरा तकरीबन आधा सेकंड लगा। तो यहाँ पे देखें ज़रा, एक्स एक्सिस के लॉन्ग में क्या लूँगा, टाइम, और जो मेरे पास वर्टिकल है एक्सिस, इसके लॉन्ग में क्या लूँगा, डिस्प्लेसमेंट। अब आप देखेंगे हाफ सेकंड के अंदर ये 1 तक चला गया। तो यहाँ पे देखें ज़रा, ये इसका 0.5 सेकंड और इधर ये 1, तो हम जब इसको मिलाएंगे तो हमारे पास ये एक पॉइंट हासिल हुआ। इसके बाद क्या होगा कि मैं अब इसको फर्दर आगे खींच के ले जाता हूँ, कहाँ तक, 2 तक। तो उसको 2 सेंटीमीटर कह लें क्योंकि ये मीटर ज़्यादा हो जाएगा। 2 सेंटीमीटर तक ले जाने के लिए मुझे जो टाइम लगा वो फिर आधा सेकंड लगा। तो देखें ज़रा, 0.5 के अंदर फिर ऐड किया तो ये क्या हो गया, 1 सेकंड, और डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, 2। इसी तरह आगे अगर इसको मैं खींच के ले जाता हूँ तो ये कहाँ तक चला गया, 3 तक, और उसको आगे फिर ले जाने के लिए मुझे उतना ही टाइम लगा, यानी हाफ सेकंड। तो इसके लिए यहाँ पे ये 3 और ये 1.5, ये कुछ हासिल हुआ। अगर इसको मैं 4 तक ले जाऊँगा तो फिर उतना ही टाइम मुझे लगेगा। देखें ज़रा, ये हमारे पास 4 और ये 2 सेकंड। अब उसके बाद ये इसका मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट था या एक्सट्रीम पोजीशन थी, जो वैल्यू क्या है, 5 है, तो इसको यहाँ पे अगेन उतना ही टाइम लगा। अब देखें ज़रा, यहाँ से ये क्या करेगा, वापस की तरफ आएगा, और जब वापस आएगा तो टाइम तो बढ़ता जाएगा, टाइम तो माइनस नहीं हो सकता। तो टाइम जब ये 5 से दोबारा 4 की तरफ आएगा तो इसको अगेन क्या करना पड़ेगा, उतना ही टाइम लगेगा, यानी हाफ सेकंड। तो ये कुछ इस तरह से आपको पॉइंट हासिल होंगे, और जब ये इस तरफ आएगा तो ये कुछ इस तरह से नीचे पॉइंट्स लगते जाएंगे, और जब आप इन पॉइंट्स को मिलाओगे तो ये आपको क्या हासिल होगी, एक साइन कर्व हासिल होगी।
तो आप इस लिहाज से भी क्या कर सकते हैं, इस कर्व को ऑब्टेन कर सकते हैं। अब इसके अंदर इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट आता है, एम्पलीट्यूड आता है, वाइब्रेशन, टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी आती है। उसको हम इस ग्राफ और इस सेटअप के जरिए समझते हैं, हॉरिजॉन्टल मास स्प्रिंग सिस्टम इसके लिहाज से और पेंडुलम के लिहाज से। तो यहाँ पे देखें ज़रा, इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट है। सबसे पहले हमें इंस्टेंटेनियस का पता होना चाहिए, ये इंस्टेंट से निकला है, यानी किसी खास लम्हे। देखें, अगर आप किसी रोड ट्रिप पे जा रहे हैं, एक गाड़ी के अंदर सवार हैं और आपको आपकी नज़र जो है वो गाड़ी के मीटर के ऊपर पड़ती है उस वक़्त, और आपको नज़र आता है 60 किलोमीटर पर घंटा, तो ये उस वक़्त जो उस गाड़ी की स्पीड होगी आप उसको इंस्टेंटेनियस स्पीड कहेंगे। यानी उस लम्हे जब आपने गाड़ी के मीटर को देखा तो आपको उसके ऊपर रीडिंग जो नज़र आई वो 60 किलोमीटर पर घंटा थी। थोड़ी देर के बाद क्या होता है कि आप फिर से उस पर नज़र मारते हैं, तो हो सकता है उसकी जो स्पीडोमीटर के ऊपर जो रीडिंग आ रही हो वो 70 हो। तो उस वक़्त जब आपने उसको देखा और आपको 70 नज़र आया, ये उस लम्हे उस गाड़ी की क्या होगी, स्पीड कहलाएगी। तो इसी तरह यहाँ पे इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट होगा किसी खास लम्हे, किसी खास वक़्त पे जो मास स्प्रिंग सिस्टम की वजह से जो डिस्प्लेसमेंट बनेगा, उसकी जो वैल्यू होगी उसको हम क्या नाम देंगे, इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट कहेंगे। तो यहाँ पे देखें जरा, इसकी डेफिनेशन लिखी है, डिस्टेंस ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन इट इज़ डिनोटेड बाय एक्स। इसको हम एक्स से रिप्रेजेंट करेंगे। इसकी वैल्यू जो है मीन पोजीशन पे 0 और एक्सट्रीम पोजीशन पे क्या होती है, मैक्सिमम होती है। तो यहाँ पे आते हैं दोबारा अपनी डायग्राम की तरफ। तो देखें ज़रा, यहाँ पे टाइम चूँकि दिया हुआ है मैं इसी को यूज़ करता हूँ। देखें, जब मैंने इसको पहले सेकंड देखा तो इस सेकंड पे मुझे इसकी वैल्यू 3 नज़र आई, यहाँ पे इस पॉइंट के ऊपर। तो मीन पोजीशन ये क्या है, इसकी मीन पोजीशन से लेके ये क्या होगा, इसकी 3 सेंटीमीटर तक ही मुझे नज़र आया, इसकी जो डिस्प्लेसमेंट है। तो मैं बोलूँगा ये इसका क्या है, इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट। थोड़ी देर के बाद जब 1 सेकंड और गुजर गया और 2 सेकंड जब हो गए तो उसके बाद मुझे ये नज़र आया। अब देखें ज़रा, ये मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन तक पहुंच चुका है। अब इंस्टेंटेनियस जो डिस्प्लेसमेंट है वो मैक्सिमम है, और जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होता है उसको हम क्या नाम देते हैं, एम्पलीट्यूड का नाम देते हैं। ठीक है, इसको मैं दोबारा समझा देता हूँ यहाँ पे आपकी बुक वाले ग्राफ से, कि अगर मेरे पास ये एक वेव फॉर्म है, इसमें आप क्या करेंगे कि किसी भी लम्हे, किसी भी खास इंस्टेंट पे, यहाँ पे अगर इसकी डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू फ्रॉम द मीन पोजीशन अगर आप चेक करेंगे तो ये इसकी इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा। इसी तरह थोड़े टाइम के इस तरफ टाइम बढ़ रहा है, तो आप यहाँ पे अगर चेक करेंगे कुछ टाइम गुजरने के बाद मीन पोजीशन से डिस्प्लेसमेंट लेंगे तो ये आपको x की वैल्यू हासिल होगी, जो क्या कहलाएगी, इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट। उसके बाद एक्सट्रीम के बाद फिर से जब ये कम होना स्टार्ट हो जाएगा तो इस पॉइंट पे फिर आप चेक करेंगे फ्रॉम द मीन पोजीशन, तो ये आपका क्या कहलाएगा, इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा। अब इसी तरह दूसरी तरफ जब आप ग्राफ के जाएंगे तो अगर आप इस पॉइंट के ऊपर मीन पोजीशन से डिस्प्लेसमेंट लेंगे तो ये आपका क्या कहलाएगा, इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा। ठीक है, यानी किसी खास लम्हे जब आप ग्राफ के ऊपर डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू चेक करोगे तो वो उसकी क्या कहलाएगी, इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा। अब उसके बाद देखें ज़रा, मैंने यहाँ पे कुछ पॉइंट मार्क किए थे जिनको मैंने बोला था कि इसकी मीन पोजीशन, ये इसकी क्या है जी, मीन पोजीशन है, और मीन पोजीशन से जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होता है उसको हम किसका नाम देते हैं जी, एम्पलीट्यूड बोलते हैं। ठीक है, और एम्पलीट्यूड को हम रिप्रेजेंट करते हैं जी एक्स नॉट के साथ। यहाँ पे ये मीन पोजीशन है, मीन पोजीशन से मैक्सिमम जो डिस्प्लेसमेंट है ये है, तो हम इसको क्या बोलेंगे, एम्पलीट्यूड का नाम देंगे। इसी तरह ये अगेन मीन पोजीशन, और मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन जो है ये वाली, ये क्या कहलाएगी, एम्पलीट्यूड कहलाएगी। और आपकी बुक के ऊपर जो है इसको नाम दिया हुआ है स्मॉल बी, और इसको यहाँ पे दिया हुआ है जी स्मॉल डी, यानी स्मॉल बी एंड कैपिटल बी, ये वाली लेंथ क्या है जी आपके पास, एम्पलीट्यूड है। और इसी तरह से ये स्मॉल डी और कैपिटल डी वाली जो आपके पास ये जो लाइन हासिल होती है इसको हम क्या बोलते हैं, एम्पलीट्यूड का नाम देते हैं। ठीक हो गया जी। तो पता ये चला कि एम्पलीट्यूड जो होगा वो मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन तक का जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होता है उसको हम एम्पलीट्यूड का नाम देते हैं। ओके, इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट और एम्पलीट्यूड हमारा हो गया। उसके बाद होता है जी वाइब्रेशन। वाइब्रेशन है जी वन कंप्लीट राउंड ट्रिप ऑफ अ बॉडी अबाउट इस मीन पोजीशन, के किसी भी वाइब्रेटिंग बॉडी का अपना एक चक्कर मुकम्मल करना, इसको हम एक कंप्लीट वाइब्रेशन कहते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं इस मास स्प्रिंग सिस्टम के लिहाज से। देखें ज़रा, ये इसकी मीन पोजीशन थी,
मीन पोजीशन से मैंने इसको नीचे की तरफ खींचा, ये यहाँ पे आया, और उसके बाद ये क्या करेगा, वापस इस तरह ऊपर की तरफ जाएगा। अब ये क्या करेगा, फर्दर अपनी मीन पोजीशन पे रुकेगा नहीं, बल्कि ये क्या करेगा, अपर एक्सट्रीम पोजीशन की तरफ जाएगा, और उससे क्या करेगा, ये नीचे क्या करेगा, नीचे की तरफ आएगा अपनी मीन पोजीशन की तरफ। तो ऊपर से नीचे वाली एक्सट्रीम पोजीशन तक, नीचे वाली एक्सट्रीम पोजीशन से फिर मीन तक, मीन से होते हुए ऊपर वाली एक्सट्रीम पोजीशन, और ऊपर वाली एक्सट्रीम पोजीशन से फिर मीन पोजीशन तक जो इसने डिस्प्लेसमेंट कवर किया, ये इसको हम क्या बोलेंगे, एक कंप्लीट राउंड ट्रिप बोलेंगे। अब यहाँ पे देखें ज़रा, यहाँ से ये मास स्प्रिंग सिस्टम एक्सट्रीम पोजीशन पे गया और ये वापस किधर आया, मीन पोजीशन पे, और यहाँ से फिर क्या किया इसने, ये दूसरी साइड की जो एक्सट्रीम पोजीशन है वहाँ तक गया, और वहाँ से फिर ये दोबारा मीन पोजीशन पे आया। तो इसको हम बोलेंगे कि इसने एक राउंड ट्रिप कंप्लीट किया है, एक साइकिल कंप्लीट किया है, या हम इसको ऐसे बोलेंगे कि इसने एक वाइब्रेशन अपनी मुकम्मल की है। अगर पेंडुलम के लिहाज से अगर इसको हम समझें तो क्या होगा कि ये इसकी मीन पोजीशन थी, मीन पोजीशन से ये इस साइड पे गया एक्सट्रीम पे, एक्सट्रीम से फिर ये किधर आया, मीन पोजीशन पे, मीन से फिर दूसरी तरफ ये एक्सट्रीम पे गया ओवरशूट होने की वजह से, और एक्सट्रीम से फिर किधर को आया, अपनी मीन पोजीशन पर। तो इसने क्या किया है, इस पेंडुलम ने भी एक कंप्लीट राउंड ट्रिप किया है, तो हम इसको वन वाइब्रेशन का नाम देंगे। तो इस तरह से ये वाइब्रेशन है, और एक वाइब्रेशन के अंदर ऑलमोस्ट 4 दफ़ा वो अपने एम्पलीट्यूड को कवर करता है। ठीक है, देखें ज़रा, यहाँ से मीन से फिर गया एक्सट्रीम पे, और एक्सट्रीम से फिर किधर आया, मीन पे, डिस्टेंस तो उतना ही कवर हुआ दोनों तरफ। यहाँ पे भी क्या होगा, फिर ये मीन से एक्सट्रीम पे गया, और एक्सट्रीम से फिर किधर को आया, मीन की तरफ आया। तो ऑलमोस्ट 4 दफ़ा ये क्या करता है, अपनी एम्पलीट्यूड को कवर करेगा। अब उसके बाद अगर हमने इसको पॉइंट्स के लिहाज से समझना हो, तो यहाँ पे देखें ज़रा, ये आप इसको कोई रैंडम सा नाम दे दें, इसको कह दें जी ओ मीन पोजीशन, इसको नाम दे दें जी O1 का, और इसको नाम दे दें आप O2 का। तो ये क्या करेगा, O से O1 की तरफ आएगा, फिर O1 से किधर को जाएगा, O की तरफ, और O से किधर को जाएगा, O2 की तरफ, और O2 से किधर को आएगा, फिर अपनी मीन पोजीशन O की तरफ आएगा। ठीक है, ये आप इसकी जगह कुछ और नंबर भी लेके इसको समझ सकते हैं। ठीक है जी, ये वाइब्रेशन होगी। और उसके बाद हम आते हैं जी टाइम पीरियड की तरफ। टाइम पीरियड क्या होता है, एक वाइब्रेशन को मुकम्मल करने में किसी भी सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म करते बॉडी का जो टाइम लगता है, उसको हम नाम देते हैं उसका टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड जो है उसको हम कैपिटल T से रिप्रेजेंट करते हैं, और उसका जो यूनिट होगा वो क्या होगा, सेकंड होगा। अब यहाँ पे देखें ज़रा, तो इस पेंडुलम को अपनी मीन से इस साइड वाली एक्सट्रीम, इस एक्सट्रीम से फिर मीन, और मीन से एक्सट्रीम, और एक्सट्रीम से फिर मीन पे आते हुए एक कंप्लीट राउंड ट्रिप मुकम्मल करते हुए जितना टाइम लगा है, हम इसको क्या नाम देंगे, टाइम पीरियड, इसका टाइम पीरियड बोलेंगे। और उसके बाद बारी आती है जी फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी हमारे पास है जी द नंबर ऑफ वाइब्रेशन पर सेकंड, कि एक सेकंड के अंदर कोई भी वाइब्रेटिंग बॉडी अपने कितनी साइकिल, कितनी वाइब्रेशन, कितनी राउंड ट्रिप जो है वो मुकम्मल करती है, तो हम कहेंगे उसकी फ्रीक्वेंसी जो है वो जो है उसकी फ्रीक्वेंसी होगी। तो यहाँ पे देखें ज़रा, इट इज़ द रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड। और ठीक है जी, ये टाइम पीरियड का क्या होता है, रेसिप्रोकल होता है। उसके बाद इसका यूनिट जो होता है वो यूनिट इसका होगा हमारे पास हर्ट्स, हर्ट्स भी इसका यूनिट है। उसके बाद वाइब्रेशन पर सेकंड भी इसका यूनिट है, और साथ ही साथ साइकिल पर सेकंड भी इसका क्या है, यूनिट है। अब देखें ज़रा, टी यहाँ पे डिवाइड हो रहा है 1 के साथ, इधर आगे क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, तो हमारे पास F क्रॉस T इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1 के बराबर आ जाएगा। ठीक हो गया। इसका मतलब ये है कि अगर हम यहाँ पे इन दोनों का प्रोडक्ट हमेशा किसके बराबर रहेगा, 1 के बराबर रहेगा। मतलब ये कि अगर हम फ्रीक्वेंसी ज़्यादा करेंगे तो उस वक्त क्या हो जाएगा, और उन फ्रीक्वेंसी को मुकम्मल होने के लिए टाइम कम लगेगा, और दोनों का जो प्रोडक्ट होगा वो किसके बराबर आएगा, 1 के बराबर आएगा। तो यहाँ पे देखें ज़रा, अगर मेरे पास ये एक वेव है, ये मेरे पास एक साइन वेव फॉर्म है किसी भी सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म करते हुए जिस्म की, तो इसको यहाँ से लेकर यहाँ तक एक कंप्लीट टी लगता है, यानी कंप्लीट एक टाइम पीरियड होगा इसका, 1 सेकंड आप कंसीडर कर लें। अब इसी दौरानिए पे मैं क्या करता हूँ, एक और वेव फॉर्म बनाता हूँ। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं, इस पर क्या हो रहा है कि इसमें ज़्यादा वेव्स कवर हो रही है, यहाँ तक एक वेव मुकम्मल, यहाँ तक एक वेव मुकम्मल, और यहाँ तक 3 वेव्स आ रही हैं। ऊपर उसी टाइम पे एक वेव मुकम्मल हो रही है, और नीचे उसी वक्त में क्या हो रहा है,
3 जो है वो वेव्स कंप्लीट हो रही हैं किसी भी सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म करते हुए जिस्म की, तो हम कहेंगे कि इसकी फ्रीक्वेंसी कम है और इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, ज़्यादा है, क्योंकि उसी टाइम में इसकी एक वेव मुकम्मल हुई और उसी टाइम इसकी वेव्स कितनी मुकम्मल हो गई हैं, 3 वेव फॉर्म्स मुकम्मल हो चुकी हैं। तो ये हमारे पास फ्रीक्वेंसी का कॉन्सेप्ट है। मतलब ये कि अगर ये पेंडुलम क्या करेगा, जितना तेज़ी के साथ अपने साइकिल को कंप्लीट करेगा तो हम कहेंगे इसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है। इसी तरह ये मास स्प्रिंग सिस्टम हॉरिजॉन्टली जितनी ज़्यादा राउंड ट्रिप्स करेगा थोड़े टाइम में, तो हम कहेंगे इसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है। और अगर ये वर्टिकल मास स्प्रिंग सिस्टम जितनी ज़्यादा वाइब्रेशन करेगा 1 सेकंड के अंदर, तो हम कहेंगे इसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है। उसके बाद हमारे पास आते हैं जी एंगुलर फ्रीक्वेंसी। एंगुलर फ्रीक्वेंसी अक्सर या एंगुलर, ये जो आपके पास थीटा है, इसको आपने एंगुलर मोशन के अंदर तो देखा हुआ है, लेकिन यहाँ पे भी एंगुलर मोशन हमारे काम आता है सिंपल हार्मोनिक मोशन के अंदर। इसको समझने के लिए, इसकी डिफरेंट टर्म्स को अंडरस्टैंड करने के लिए हम सर्कुलर मोशन का सहारा लेते हैं, जिसको हम अगले लेक्चर के अंदर जाके डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे जो थीटा है वो लीनियर के लिए तो ये ठीक रहता है, हमारे पास रिलेशन एस इज इक्वल टू वी टी, लेकिन यहाँ पे पेंडुलम का जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो एंगुलर होगा, जो यहाँ पे हम थीटा कंसीडर करते हैं, कुछ यहाँ पे जो एंगल बनेगा। तो इन ऐसे केसेस को समझने के लिए हम क्या करते हैं, ये वाला रिलेशन लेते हैं। एस इज इक्वल लीनियर के लिए लिखें तो ये बराबर होता है एस इज इक्वल टू वी टी, और यहाँ पे जब हम एंगुलर के लिए लिखेंगे तो डिस्प्लेसमेंट हमारा, ये डिस्टेंस क्या लें आप, डिस्टेंस हमारा थीटा हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट थीटा हो जाएगा, इज इक्वल टू किसके आ जाएगा, ओमेगा टी के। वेलोसिटी लीनियर के लिए थी ये ओमेगा, एंगुलर वेलोसिटी है जिसको हम यहाँ पे एंगुलर फ्रीक्वेंसी भी बोलेंगे, और टाइम है साथ में, जो यहाँ पे क्या होगा, टाइम पीरियड होगा इसका। उसके बाद देखें ज़रा, एक सर्कल के अंदर, एक सर्कल को मुकम्मल होने में इसके अंदर कितने रेडियन लगते हैं जी, पहले 0, इसके बाद यहाँ पे आता है π/2, यहाँ पे आएगा पाई, यहाँ पे 3π/2 और यहाँ पे कितना हो जाएगा 2π। यानी एक मुकम्मल चक्कर करने में जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कवर होगा वो कितना होगा, 2π। तो हम इस थीटा की जगह पे क्या कर देंगे, 2π को प्लेस कर देंगे, और इस t की जगह पे हम किसको प्लेस कर देंगे, टाइम पीरियड को। और जब इस वैल्यू को हम यहाँ पे पुट करेंगे इस इक्वेशन के अंदर, तो ये कुछ इस तरह से हमें हासिल होगी। इसको मैं कुछ यूं भी लिख सकता हूँ, ओमेगा इज इक्वल टू 2π मल्टीप्लाई बाय 1/t, और ऊपर देखें ज़रा 1/t किसके बराबर है, फ्रीक्वेंसी के। तो हम इसको लिख सकते हैं कि ओमेगा इज इक्वल टू 2πf, 1/t की जगह पे हमने f को प्लेस कर दिया, और ये हमारे पास क्या आ गया जी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी। सो दिस इज ऑल अबाउट द टर्मिनोलॉजीज रिलेटेड टू सिंपल हार्मोनिक मोशन। यहाँ पे तो हमने इस ग्राफ को एक्सपेरिमेंटली साबित किया था। अगले लेक्चर के अंदर जाके हम देखेंगे कि ये ग्राफ हमें मैथमेटिकली कैसे हासिल होता है, और उसमें सर्कुलर मोशन हमारी क्या मदद करता है। जुड़े रहिएगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।